जवाद हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं। टीवी पर आपने इनको अक्सर देखा होगा, दोनों हजरात को। ये रोजाना टीवी की जीनत रहते हैं। मैं दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ आपके चैनल पर। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और मैं सबसे पहले सैयद जवाद आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए लगातार दो फैसले, और दोनों फैसले जो बीजेपी की मंशा के बिल्कुल खिलाफ। यकीनी तौर पर मुसलमान तो इससे खुश है, लेकिन बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। क्या कहेंगे आप इसको? क्या सुप्रीम कोर्ट, जो वाई चंद्रचूड़ के बारे में लोगों का परसेप्शन है कि साहब ये बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, या कहीं ना कहीं इसमें कुछ मुसलमान वजह का कुछ हो है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो संविधान कहता है उसी के अकॉर्डिंग फैसले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद रशीदी साहब, मुझे मौका देने के लिए, बुलाने के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। देखिए क्या है, दो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए। पहला फैसला जो है वो मदरसा बोर्ड को लेकर के दिया, और वो भी बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। हालांकि उसमें एक चीज थोड़ी सी हो गई डिग्री को लेकर के, और लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान के आइन के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन डिसीजन है, और खास तौर पे मदरसों के लिए। और अब तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेटस को लेकर के जो आर्टिकल 81 है जो बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंग और आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग जो है वो बाकायदा डिसीजन दिया गया, और भी ज्यादा मजबूती दी गई है। वो जाते जाते एक दो नजीरें ऐसी पेश कर गए हैं, जितने लोग सवाल उठा रहे थे या जितने लोग लगातार उनके खिलाफ बोल रहे थे, उनको वो उसके बिहाफ पे उन्होंने, मुझे नहीं लगता, डिसीजन दिया है। उन्होंने एक अपना डिसीजन जो है दिया है, या कानून की व्याख्या करी है, वो बरक्स इसके कानून के मद्देनजर देखते हुए कानून की रोशनी में ही करी है। पहला केस अगर आज की बात करूं, तो आज का तो फैसला ही बहुत अहम है। आर्टिकल 30 के अंदर जो कानूनी अधिकार दिए गए हैं, और जिसको जो है पुख्तगी के साथ और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार जिसको बार बार हिलाने की कोशिश करती है, उसके ऊपर तो एक चीज बिल्कुल वाजे हो गई है कि आर्टिकल 30 और 31 के जो कानूनी प्रावधान है, जो अपने लोगों को हक और हकूक दिए गए, वो और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं इस वक्त। और माइनॉरिटी का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी का जो स्टेटस का दर्जा है वो बरकरार रहेगा। और उसमें हालांकि जाते जाते उन्होंने एक चीज और बोली, हो सकता है लोगों के समझ में नहीं आया, कि 3 जजों की जो बेंच है वो इसको डिसाइड करेगी जाकर के माइनॉरिटी के दर्जों के लेके। हालांकि 7 जजों की बेंच ने जो है उसमें 4-3 से जो है अपना एक फैसला दिया। उस फैसले के अंदर 1968 के अंदर जो फैसला दिया तो उसको पलट दिया, और उसके पलटने के साथ साथ हाई कोर्ट के भी फैसले को पलट दिया, और दोनों ही हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। और इस बुनियाद पे आर्टिकल 30 जो अधिकार हैं वो और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। अब हालांकि एक चर्चा को और विषय रशीदी साहब बनेगा, राजनीतिकरण करने का थोड़ा सा मौका कहीं ना कहीं दिया भी गया है। मैं भी इस चीज को बोलूंगा, कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने का थोड़ा मौका मिला है, कि इस पे भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा सा कहीं जगह मुस्कुरा सकती है, अकेले में जाके, कोने में जा करके। एक तो डिग्री को लेकर के मदरसे के अंदर जो डिग्री जाती है, चाहे उसमें बीए की डिग्री हो गई, चाहे उसमें एमए की डिग्री हो गई, उसको लेकर के एक है। और दूसरा जो चीज है वो ये दे रखा है कि 3 जजों की जो बेंच होगी वो जो है डिसाइड करेगी। हालांकि उसमें एक चीज आपको और बता दूं, जो 3 जजों की जो बेंच आने वाले वक्त में हम देखेंगे, उसके अंदर यूनिवर्सिटी का, जहां तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, उसमें नेचर, कैरेक्टर और उसके बाद बिहेवियर देखा जाएगा। उस बिहाव पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नेचर है, माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, 30 के जो मानक है उनको पूरे करता है नहीं करता है, 81 के अंदर तो बिल्कुल साफ बात है कि वो सही बैठता नहीं है। उसका बिहेवियर क्या है यूनिवर्सिटी का, अगर माइनॉरिटीज के साथ की बात है, उसका बिहेवियर क्या है और नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, इसको लेकर के होगा। और उसके अंदर पूरी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल्कुल फिट बैठती है। सर सैयद उसकी हिस्ट्री को अगर तलाशेंगे, उसकी तारीखी पस मंजर को देखेंगे, उसके बाद जो फंड रेज करा गया एएमयू के लिए, तो जब 1920 के अंदर इस चीज को लेकर के बात हो रही थी, तब भी उस वक्त ये कहा गया कि नहीं, हमको और पहले से इसकी तारीखी तौर पे देखना चाहिए, किस तरीके से 1875 के आसपास 70 के अंदर किस तरीके से उसको जो है एक मॉडर्न एजुकेशन से उस वक्त जोड़ा गया था। और सर सैयद का
विजन जो था इसको यूनिवर्सिटी बनाने का ही था, और वो बाद में मुकम्मल उस बिहाफ पे आज सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना है। इसमें एक चीज और भी है, ये जवाब भाई, एक चीज और भी है इसमें, 7 जजों की बेंच ने इत्तिफाक राय से इस चीज को तस्लीम किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसका माइनॉरिटी स्टेटस बहाल होना चाहिए। ये 7 जजों ने माना है, किसी ने इस बट नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ आगे जो 3 जजों की बेंच है उसमें भी ये फैसला जाकर सेम रहेगा, उसमें आगे पीछे इसमें कुछ नहीं रहेगा। उसमें सिर्फ ये नेचर हो सकता देखें, उसका कैरेक्टर देखें और बिहेवियर देखें कि यूनिवर्सिटी का नेचर क्या रहा है, कैरेक्टर क्या है, बिहेवियर क्या है, यही मैंने बताया इसमें। और तीनों जगह पे वो यूनिवर्सिटी उसको फुलफिल करती है उसके मानों को। जी। अच्छा, मौलाना नूर अजहरी साहब, मदरसों के लिए एक फैसला आया। हालांकि मदरसों के बारे में जिस तरह की बातें की जाती हैं, हम और आप रोजाना सुनते हैं कि साहब मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर बात है फैसला देते वक्त इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा होगा। ये मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, मदरसों से निकलकर पढ़ने वाले बच्चे वो क्या बनकर निकलते हैं, आतंकवादी बनकर निकलते हैं या अच्छे इंसान बनकर, इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए फैसला दिया होगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या मुसलमान को सिर्फ इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और 2004 का जो फैसला था मदरसा बोर्ड के लिए उसको बहाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बस इस पर खुश हो जाना चाहिए? देखिए, इस्लामी दरसगाहें, इस्लामी मदरसे, मुसलमानों के मदरसे जिनका जुड़ाव मदीना शरीफ के सुफ़ा नामी चबूतरे से है, और आज की तारीख में तकरीबन 90% जो मदरसे हैं वो उस तहजीब से अलग हो चुके हैं। जो लोग ये बात समझ रहे हैं कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें बहुत खुशी की तो बात है, ये इसमें कोई शक नहीं। फैसला आया है, अदालत ने अदल किया है, इंसाफ किया है हमारे साथ। लेकिन ये आर्जी भी हो सकता है। हमारे लोगों को अपनी तैयारी अच्छी रखनी चाहिए। जो निसाब है, जो निसाब तालीम है, जो तालीम का मेयार है, उसको मजबूत करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि हमारा तारुफ तो है वहां से, चबूतरे से, सुफ़ा नामी चबूतरे से, लेकिन हमारा लेना देना नहीं है कुछ। 90% मदरसे ऐसे हैं जो सिर्फ जाली मदरसे हैं। हम आपके चैनल पर खुल करके ये बात बोल रहे हैं, जो जिनको मालूम ही नहीं कि असहाबे सुफ़ा है क्या। तो मैं चाहता हूं कि जो ये फैसला आया है, जो इसको बहुत बड़ी खुशफहमियों में ना रहे। हाँ, गनीमत है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने सही बात, और ये सही बात है कि हमारे पर जो अब तक के इल्जाम आते रहे कि मदरसा टेरर फंडिंग हो रही है, यहाँ पर अभी नकली नोट भी पकड़े गए थे। मैं तो कहूंगा इन सबकी सही जांच हो जाए, तो सही जांच हो जाए, ईमानदारी से जांच अगर हो जाए तो असलियत सामने आ जाएगी कि वहां नकली नोट थे भी या नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग बड़े जिम्मेदार लोग हैं और देश की आवाज है। हमारे जो भाई बैठे हैं, जब्बार साहब और रशीदी साहब, आप लोग हमारा फख्र है। हम जब चैनलों पर आपकी बेबाक आवाज को देखते हैं तो हम जैसे लोगों को हौसला मिलता है। शुक्रिया। तो हम ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि जो आज की तारीख में हमारे मदरसों को, हमारे कॉलेजों को, स्कूलों को निशाना एक वजह से इसलिए भी बनाया जाता है कि पूरी दुनिया इस्लाम के जितने जहां मुखालिफ हैं, दुश्मनी रखते हैं, वो सब जानते हैं कि मदरसा ही इस्लाम है। क्योंकि मदरसे खत्म हो जाएंगे तो उलमा होंगे ही नहीं। जब उलमा होंगे ही नहीं तो इस्लाम अपने आप खतरे में पड़ जाएगा, जैसा कि वो खतरे में डालना चाहते हैं। जो मैं एक और बात कहूंगा, जिन मदरसों को सरकारी इमदाद मिलती है, उन मदरसों को कंप्यूटर और असली उलूम के लिए बेहतरीन एहतमाम इंतजाम करना चाहिए। लेकिन जो अवामी चंदे से चलते हैं, जो मस्जिदों से अक्सर अटैच होते हैं और मोहल्लों में चलते हैं, उनमें जो दीनी तालीम दी जा रही है उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं सारे मदरसों के लिए तो ये बात कहूंगा नहीं, लेकिन कुछ मदरसे ऐसे हैं जो खालिस मदरसे चल रहे हैं,
उन्हीं से उलमा और मुफ्तियान कराम, हुफ़ाज़ कराम, कुर्रा कुरान निकल करके आते हैं, तो उनको भी नजरअंदाज नहीं एक सवाल और जोड़ना करना चाहता हूँ चाहिए। अजहरी साहब, एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ। देखिए आप भी आलिम हैं माशाल्लाह। मदरसों के अंदर मेरी अपनी निजी राय ये है कि मदरसों के अंदर कुरान हदीस की तालीम के साथ साथ अगर हम तिजारत करना भी सिखाएं, हाँ अगर राइट, हम छोटे छोटे काम करना सिखाएं, जैसे लोहार का काम है, बड़ी का काम है, मिस्त्री का काम है, फला काम है, ये काम है, वो 10 तरह के काम है जो छोटे छोटे काम है, हम कम से कम बच्चों को एक ऐसा हुनर भी साथ साथ दे दें कि अगर खुदा न खासा, देखिए मस्जिद तो इतनी है नहीं, मदरसे तो इतने हैं नहीं कि सारे बच्चे जितना प्रोडक्ट निकल रहा है सब कब जाएगा, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं अपना गुजारा कर ले, वो दुनियावी जिंदगी में अपने आप को ये समझे कि हम कहीं ना कहीं खड़े हैं। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, मदरसों को क्या राय देना चाहते तिजारत इस्लाम का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तिजारतें की है। हजरत हैं? अबू बकर बिल्कुल सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़े लोग, तारीख पढ़े। हम सही बात यह है कि हमने अपना इतिहास पढ़ना छोड़ दिया है, बिल्कुल वरना बिल्कुल हमें कोई बिल्कुल निशाना बना ही नहीं सकता था। क्योंकि हम लोग, हमारे यहाँ हमारे हमारे नबी ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर के कब्र के अंधेरे तक इल्म हासिल करो। हमारे हमारे नबी ने कहा कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का सीखना फर्ज है। हमारे नबी पर जो पहली आयत नाजिल हुई, इकरा यानी पढ़िए, इसके बावजूद भी हम जाहिल हैं। हम अपनी कौम को, अपने लोगों को अपनी तारीख से आशना कराना ही नहीं चाहते। तो जाहिर है कि जो हमारे साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हुस्ना से हम लोग हट गए हैं, उसका भी खामियाजा भुगत रहे हैं हम लोग। बिल्कुल हम लोगों का आइडियल कौन है? हम लोगों ने अपना आइडियल बना रखा है सलमान खान को, हमने हमने अपना आइडियल बना रखा है शाहरुख खान को। लेकिन हमारा आइडियल हमारा पैगंबर है। अगर ये जिस दिन हम समझ गए, उस दिन ये सारी मुसीबतें हमसे हट जाएंगी। बेशक देखिए, हर दौर में कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। चाहे 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 करबला में इमाम हुसैन को पढ़ लें, चाहे 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 यरमुक को, खंदक में दीगर साहबा कराम को पढ़ लें। तो हमने हमने हमारे दिल में कहीं ना कहीं वो जज्बा भी खत्म हो गया है। इसलिए आज हमें तमाम तरह से परेशान करने की कोशिश और साजिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही अजहरी साहब। जवाद भाई एक चीज बताइए मुझे, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किरदार बहाल रहता है तो हमारे जो बिरादरान वतन है उनको भी तो कहीं ना कहीं एंट्री उसमें है ही पहले से। बहुत सारे हिंदू बच्चे वहां से पढ़कर निकलते हैं, जो अलीग बिरादरी जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, जो पुराने स्टूडेंट रहे हैं वहां के, उनमें बहुत सारे मेरे जानने वाले हिंदू भी हैं। तो क्या इन लोगों को क्या परेशानी है आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो ये चाहते हैं कि उसका माइनॉरिटी किरदार ना रहे? नहीं, देखिए क्या है, ये एक अलग बिल्कुल टॉपिक है कि मुस्लिम इदारों से जो है वो बच्चे पढ़ करके और भी हमारे दीगर, चाहे हिंदू बिरादरान हो गए, चाहे सिख बिरादरान हो गए, चाहे जो है ईसाई हो, पढ़ करके निकलते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और पस मंजर को लेकर के जाऊंगा। पहले मदरसों के अंदर और जो वैदिक स्कूल हैं उनके अंदर भी इसी तरीके की चीजें पढ़ती थी। आपको एग्जाम्पल दूं, राजा राम मोहन राय जो हैं वो भी मदरसे से पढ़े हुए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल कितना बड़ा उन्होंने पहले के, आप, और ऐसा नहीं कि पहले के मदरसे मॉडर्न नहीं हुआ करते थे या उनमें साइंस की तालीमात नहीं दी जाती थी या जो है दुनियावी तारीखी एतबार से चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी बिल्कुल। मदरसों के अंदर तालीम होती थी, दीन के साथ साथ, दीनी तालीम के साथ और भी तालीम होती थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए था वो अडॉप्शन वो धीरे धीरे कम करा गया। और इसके पीछे हमको बहुत तारीखी तौर पे पीछे जाना पड़ेगा, खास तौर पे जब ब्रिटिश पीरियड था। तो ब्रिटिश पीरियड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जब लॉर्ड मैकाले आता है तो वो बाकायदा इस चीज को देखता है। रशीदी साहब 1953 के आसपास का, उसका बाकायदा उसके वो वालिद को लिखा हुआ एक खत भी मौजूद है जिसमें वो कहता है कि हिंदुस्तान की तारीखी एतबार से अगर हम देखें और तालीमी एतबार से देखें तो इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है, इनका एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। आप अगर कंपेयर करते हैं जिसको हम लोग ने तहजीब को, जिस तहजीब को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम 2 नाव में नहीं 4 नाव की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ तो हमको एक मॉडर्न जो है सिविलाइजेशन और जो है जिस तरीके की कल्चर भी चाहिए,
दूसरी तरफ हमको जो है दीनी तालीम भी चाहिए, और तीसरी तरफ हमको जो है सामाजिक तौर पे जिस तरीके की अपनी हिस्सेदारी भागीदारी पॉलिटिकल है वो भी चाहिए होती है। लेकिन आपने एक बात अभी जो कही जो मेरे जहन से बिल्कुल पास होकर के गुजरी, वो ये थी कि हमको मदरसों के अंदर धीरे धीरे दूसरी एजुकेशन के अंदर जो है वो भी लेकर के आना चाहिए ट्रेनिंग। आपको बता दूं कि बहुत वक्त पहले ये सारी चीजें होती थी, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो भी मदरसे से निकले हुए हैं, तो उस तरीके की तालीमात हुआ करती थी, आप बखूबी जानते हैं। लेकिन अंग्रेजों के दौर में ये हुआ कि जो वैदिक स्कूल थे और मदरसे थे दोनों को साथ में टारगेट करा गया। और आपको बात बता दूं, सन 1780 के आसपास का दशक जो रहा है उसमें आपसी संवाद भी हुआ करता था। बहुत से मौलाना, बहुत से बड़े बड़े पंडित अपने आकर के, जिसको शास्त्रार्थ कहते थे, वो करते थे, डिस्कशन करते थे, और बहुत सी चीजें जो है उसमें सामने सामाजिक तौर पे निकल के आती थी। और ये मुगलों के दौर से होता था कि बहुत से उनके पास ऐसे उनके एडवाइजर थे जो हिंदू कम्युनिटी से आते थे और जो शास्त्रों को जानते थे बहुत अच्छे से, और बहुत से जो मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव मौलवी या मुफ्ती उस जमाने में हुआ करते थे, वो भी आकर के अपना जो है एक प्रोस्पेक्टिव रखते थे और आपसी संवाद के साथ जो है वो उन्होंने राजपाट चलाया, चाहे उसमें नजीरे जो है बहुत सारे नक्काद, बहुत सारे शायर जो हिंदू गुजरे हैं वो सब मदरसों के जी, इसमें कोई दो राय नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग उर्दू तो चलिए यहीं की अपनी लैंग्वेज है, अपने अगर आप देखेंगे खास तौर पे मेरठ के आसपास की लैंग्वेज है, और ये खास तौर पे कहीं बाहर की नहीं है, दोनों यहीं की, आप उसको भी टारगेट करते हैं। जहां तक अरबी फारसी की यूनिवर्सिटीज उसकी मदरसों की बात करी जाए तो उसमें बाकायदा इस चीज के ऊपर लेक्चर हुए हैं, बाकायदा इसके ऊपर बाकायदा लोगों ने अपने जो है उसमें टिप्पणियां भी लिखी और तमाम तरीके की चीजें हमारे सामने हिस्टोरिकल तौर पे एक्चुअली उनके मौजूद है। लेकिन अब आ जाते हैं कि सियासी पस मंजर आज का क्या कहता है, और आज के सियासी पस मंजर पे देखिए क्या है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है या मुसलमानों की चीजें हैं, हम रशीदी साहब 3 चीजों में बहुत ज्यादा पीछे रह गए, उसमें दूसरे भी वजूहात हैं। नंबर 1 है हमारी तालीम के साथ तरबियत। तालीम तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन तरबियत जो है आज वो घरों से भी गायब हो चुकी है और माशरे से भी गायब हो चुकी है। तालीम के साथ अगर तरबियत नहीं है तो तालीम मेरी नजर में 0 है। पहले नंबर पे तरबियत, दूसरे नंबर पे तालीम, तीसरे नंबर पे तिजारत। ये चीजें आप लेंगे तो आपकी सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और माशी स्थिति भी मजबूत होगी। आप तालीम के ऊपर जोर देते हैं, तालीम तालीम, भाई तालीम बगैर तरबियत के बिल्कुल 0 है। बड़ा पढ़ा लिखा, मैंने आप और हम लोग तो कितने डिस्कशन में बैठते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं चीजों, उनका आप पॉलिटिकल टेम्परामेंट देखिए, या आप जब बहस करते हैं या हम लोग किसी डिबेट में होते हैं, उनके अंदर एक अलग से एग्रेशन होते हैं जब तक से नहीं होती चीजें। और वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए प्रोफेसर कह लीजिए, लेक्चरर्स कह दीजिए, वो उनका पॉलिटिकल टेम्परामेंट आप देखेंगे कि किस तरीके का है। तो तालीम तो है उनके पास, लेकिन वो तरबियत नहीं है, शायद उससे लैग कर गए। तो चौथी सबसे बड़ी बात कि हमारी सियासी तौर पर जितना हम पॉलिटिकली वीक हो रहे हैं उतने ही हम पीछे रह जाएंगे। आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक साथ और चीज कह दूं कि जिसकी कोई विरासत नहीं होती उसकी कोई सियासत नहीं होती, और जिसकी कोई सियासत नहीं होती उसकी कोई विरासत नहीं होती। हम आज की जनरेशन हम देख रहे हैं कि आज की जनरेशन सियासत से बहुत दूर भाग रही। जब आप सियासत से दूर हो जाएंगे, और इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जो हम आरएसएस का मैं खुल करके बोलता हूं, आरएसएस का पॉलिटिकल एजेंडा ये है, आप पढ़िए, तालीम लीजिए, आप डीएम बनिए, आप एसपी बनिए, आप जो चाहे बनिए, ठीक है, सरकारी महकमे के अंदर आप नौकरी करिए, लेकिन सियासत मत करिए, क्योंकि आप सियासत के अंदर जब होंगे, जवाद भाई मैं बिल्कुल सियासत से आपको दूर कर देंगे। जहां तक तरबियत की बात है, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं, अजहरी साहब बैठे हैं, मदरसों में भी तालीम वो तालीम नहीं है जो आज से हम 30 साल पहले 40 साल पहले देखते थे, वो तालीम भी नहीं। तरबियत तो बहुत दूर की चीज है, तरबियत तो है ही नहीं, लेकिन तालीम भी वो नहीं जो आज से 30-40 साल पहले थी। हम अपने जमाने में, मेरी 90 की फरागत है, मैं उस वक्त ये सोचता था कि यार हमसे जो पहले लोग थे उन्होंने बड़ी ज्यादा मेहनतें की हैं, उन्होंने बड़ी ज्यादा कोशिशें की हैं, उनको किताबें अजबर याद रहती थी,
बुखारी जैसी किताब अकबर याद है, तिर्मिज़ी जैसी किताब अकबर याद है, मंतिक को वो बिल्कुल हलवा समझते थे, और जो सारी चीजें थी फिका वगैरह में उनको बड़ी महारत थी। लेकिन मैं अब देख रहा हूं कि मेरे बाद की जो बेंच है या आज जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ था, आज उन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई है कि न दीन के हैं न दुनिया के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं साथ साथ जोड़ देना चाहता हूँ, दोनों हजरात आप बड़े मोतबर लोग हैं। देखिए, आरएसएस ने 125 सालों में जो काम कर दिखाया है, हमारी जमीयत या किसी दूसरी तंजीम ने वो काम नहीं किया। आरएसएस ने हिंदू को एजुकेशनली, प्रोफेशनली और माली एतबार से और डंडे और झंडे से सब चीजों से मजबूत कर दिया है। आज का हिंदू माल से भी ज्यादा है और हथियारों से भी ज्यादा है, ये भी समझ लीजिए। मुसलमान ख्वाब गफलत में है, उन्होंने तैयारी कर ली है अपनी पूरी, मुसलमान ख्वाब गफलत में है। ये मैं अपने चैनल पर बड़े बेबाक अंदाज में इसको कहना चाहता हूं, मुसलमान अगर इसको समझे ना समझे, आज मुसलमानों के 80-90% घर ऐसे होंगे जहां डंडा भी नहीं मिलेगा आपको, और दूसरी चीजें तो बहुत दूर की बात है। और अगर डंडा है भी तो वो भाई को मारने के लिए है, पड़ोसी के साथ झगड़ने के लिए है, किसी और काम के लिए नहीं है। खैर, बहरहाल लंबी चली जाएगी बात। मैं अजहरी साहब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, हमारे जो मदारिस है, ऐसा क्या होना चाहिए उनके अंदर जो बच्चा वहां पढ़े। देखिए, हाफिज और मौलवी जब बनता है बच्चा तो उसको 10, 11, 12 साल लग जाते हैं, 12 साल मान के चलिए। वो 12 साल बच्चे के ऐसे होते हैं कि अगर वही 12 साल वो बच्चा दुनियावी तालीम में लगाए तो कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी पा सकता है। लेकिन मदरसों में जो बच्चा 12 साल लगा रहा है, 12 साल के बाद ना तो उसकी किताबी सलाहियत कुछ होती, ना उसकी दुनियावी सलाहियत कुछ होती, और वो बिल्कुल 0/0 होता है। तो ऐसा मदरसे वालों को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मदरसे के बच्चे पढ़ने के बाद दीन और दुनिया दोनों में कामयाब नजर आए? अजहरी साहब। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और भारत के मुसलमानों की खरीदी हुई या फराहम करदा जमीनें जो हैं, वो जो ऐसे ऐसे लोग उसके मैनेजर और नाजिम हैं जिन्हें दीन से कोई मतलब नहीं है, दीन से लेना देना नहीं है। वो नाजिम बने हुए बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदे ओहदे लिए हुए बैठे हैं, और वो सरकारी लालच में, वो भी सरकारी लालच में ऐसा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं सबसे पहले उनसे उनसे मदरसों को आजाद कराया जाए, उन जमीनों को आजाद कराने का कोई तरीका अपनाया जाए। जैसे हम और आप बैठे, 3 लोग बैठे और हम लोग कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई मिल है हमारे पास, और उसमें एक साल में कोई घाटा अगर हो रहा है तो तीनों लोग सर जोड़ करके बैठते हैं। तो हमें अपनी कौम के लिए भी ऐसे ही सर जोड़ करके बैठना चाहिए, ऐसे सरकर्दा लोगों को सामने आना चाहिए। जो लोग, कोई अपनी बिजनेस कर रहा है, पैसे पैसे वाला है, तो उसको पैसे से मदद करना चाहिए। पहले मदरसों को इन जमींदारों से, जो हुकूमत के लालच में, हुकूमत के की इमदाद की लालच में जो मदरसों पर कब्जा किए हुए बैठे हैं, उनसे आजाद कराओ। जो मस्जिदों में जो शाम को मकातिब चलते चलते आए थे, वो अब लगभग बंद बंद हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको भी दोबारा से चलाया जाए, ताकि हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूलों से पढ़ के आते हैं, दुनियावी तालीम हासिल हासिल करके जब अपने घर आते हैं, तो दीन के लिए अपने मोहल्ले की, अपनी बस्ती की मस्जिद में जाकर के वो कुरान पाक पढ़ लेते हैं। जो जरूरी तालीम है दीन की वो हासिल 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 कर लेते हैं। हराम हलाल उनके उनके समझ में आ जाता है, पाकी और नापाकी के बारे में मालूम चल जाता है। इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर एक शख्स मौलाना बनाया जाए, हर एक शख्स हाफिज बनाया जाए, लेकिन हाफिज मौलाना भी बनने जरूरी है, चूंकि कौम को उनकी भी जरूरत है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि जो 12 साल के बाद, 15 साल के बाद वो तालीम हासिल करके आता है, तो एक तरह का, मैं अपनी जबान में कह लूं, शायद कोई बुरा ना माने, वो अंगूठा टेक होता है। वो वो बिना पढ़े लिखा कहलाया जाता है। 15 साल तक तालीम हासिल करने के बाद भी उसके लिए भी सर जोड़ करके बैठना पड़ेगा।
और कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा ताकि मदरसे के बच्चे जाहिल ना कहलाए जाएं। अजहरी समाज साहब दो चीजें हैं, अजहरी जी साहब दो चीजें हैं। देखिए, आपको याद होगा सर सैयद ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी, जी 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 तो हमारे जितने मकतबे फिक्र के बड़े बड़े उलमा थे, जी उन तमाम लोगों ने बैक वक्त आवाज में सर सैयद को के ऊपर कुफ्र तक का फतवा लगा दिया था। हाँ ये तो आप जानते हैं, बिल्कुल तारीख पढ़िए आपने। हाँ आज पोजीशन ये है कि जितना प्रोडक्शन मदरसों से निकल रहा है, वो प्रोडक्शन उस प्रोडक्शन की खपत नहीं है। यानी इतनी हमारे पास मस्जिदें नहीं, इतने हमारे पास मदरसे नहीं है। तो आज देखिए, जरूरत ईजाद की माँ है, ये समझ लीजिए, जरूरत ईजाद की माँ है। आज हमें चाहिए कि जो हमारे मदरसे निरे मौलवी या निरे हाफिज पैदा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि हम एक ऐसा निसाब तालीम तैयार करें जो बच्चा 12 साल में हाफिज या मौलवी बन के निकल रहा है। कई मदरसे में जानता हूं, कई लोगों ने तैयार किए। मेरे एक दोस्त है मौलाना महफूज रहमान साहब, उन्होंने कैराने में एक मदरसा शुरू किया है। मौलवी होने के साथ साथ बच्चा 12वीं कर लेता है। बहुत खूब उसके बहुत बाद में चाहे तो वो बच्चा जो है इस लाइन में चला जाए, किताबें पढ़ाने की लाइन में, या चाहे तो दुनियावी एजुकेशन की तरफ जा सकता है। हाँ उसने पढ़ा कुरान लिखा भी हाफिज कर कहलाएगा, लिया, बहुत सही बात। वो मौलवी भी बन गया, और उसने 12वीं भी कर ली। तो आज मैं क्या आप इस चीज की जरूरत नहीं समझते कि तमाम, हालांकि मैं भी इस बात का कट्टर मुखालिफ रहा हूं कि भाई मदरसों को छेड़ा ना जाए, मदरसों में जो हाफिज मौलवी तैयार हो रहे हैं उनको ना छेड़ा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि वो हाफिज मौलवी ना इधर के हैं बेचारे, ना उधर के हैं। या तो तरबियत उनकी ऐसी हो कि वो जाहिदाना, साबिराना, आलिमाना जिंदगी गुजारे और उनको किसी की परवाह ना हो, या फिर उनके पास ऐसी कोई दुनियावी एजुकेशन हो जिससे वो अपनी जिंदगी का गुजारा कर सके। उसके लिए जव्वाद भाई, जैसे अजहरी साहब ने बताया है, आपके जहन में ऐसा कोई खाका है कि भाई मदारिस में ये चीज होनी चाहिए ताकि मौलवी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाए, 2000, 4000, 5000, 10,000 की नौकरी के पीछे ना फिरे? देखिए, वो मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल आदमी हूँ, सियासी ज्यादा हूँ और सियासत को ज्यादा समझता हूँ। जी और मैं इस चीज को जानता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे बहुत तंजीमें काम कर रही हैं। और अगर आप देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे काम करने के साथ साथ बहुत सी जगह से फंड भी रेज करा जाता है, लेकिन जितना भी फंड है वो पूरी तरीके से उतना नहीं मिल पाता है, ना पहुंच पाता है। बहुत सी जगह पे जरूरत ज्यादा है और फंड्स नहीं है। और रही सही जो सरकारें हैं, वो लगातार जो है गवर्नमेंट के अंदर, आपको पता है, माइनॉरिटीज को देने वाला जो बजट होता है वो जो है कम करती चली जा रही है। आपको पता है लगभग 3,500 करोड़ के आसपास का बजट जो है वो दिया गया है। और हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज कितने? लगभग लगभग 25 करोड़ के आसपास हम मानते हैं जो अभी नेचुरल। अगर आप 3.5 करोड़ को 25% के आसपास अगर एक एक लोगों में डिवाइड भी करेंगे, और आप ये भी, आपके पास सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त सबसे बुरे हालात जो हैं वो मुसलमानों के हैं, और अगर उनमें डिवाइड करेंगे तो महीने का 1 रुपया भी खर्च पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा। महीने का 1 रुपया खर्च एजुकेशन पे नहीं हो पा रहा है। तो आप मुझको बताइए कि कौन सा ऐसा निजाम होगा जिसके अंदर आप खुद इंडिविजुअली 1, 2, 3, 4, 5 कर लेंगे। क्योंकि पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है खोने के लिए। अगर हमें कुछ तालीमी एतबार से करना है तो हमें पहले अपनी सियासत मजबूत करना पड़ेगी। हम जितने लंबे डिस्कशन कर लें, वो एंड ऑफ द डे आप देखिए ना, आप देखिए कितनी रिपोर्ट जो है वो सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की ठंडे बस्ते में है या नहीं है। आप मुझको बताइए क्या हुआ जब तक गवर्नमेंट के साथ आपका अलायंस नहीं होगा। आप देखिए, और मैं इस चीज की बड़ी एक हैरत अंगेज बात बताऊं, साउथ के अंदर अगर आप स्टेट्स के अंदर चले जाएंगे, चाहे तेलंगाना में चले जाएंगे, चाहे केरल के अंदर चले जाएंगे, चाहे और साउथ के अंदर स्टेट देखेंगे, तो वहां पर जो मुसलमानों का लिविंग स्टैंडर्ड है एज कंपेयर टू हमारा नॉर्थ वाला जो रीजन हम लोग जिधर रहते हैं, चाहे यूपी हो गया, चाहे बिहार हो गया, चाहे बंगाल हो गया, उसके अंदर बहुत हाई है। वो कल्चरली अपने जो है इस्लाम से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, स्ट्रांग है, पढ़े लिखे हैं। तालीम और तरबियत लेने के बाद आप देखेंगे जा करके और दीगर कंट्रीज में जा करके जॉब्स भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ओहदे के ऊपर भी हैं। लेकिन वो सहयोग प्राप्त है वहां की स्टेट गवर्नमेंट से। अब आपको एक छोटा सा बता दूं, अभी टीडीपी के साथ गठबंधन के अंदर है,
मौजूदा सरकार, आप देखिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और इतनी मजबूती के साथ ये है कि मजबूरी इस वक्त ये पड़ गई है मौजूदा सरकार की, अगर उनका अलायंस नहीं होगा तो सरकार धड़ाम से नीचे गिरेगी। ये सियासी ताकत को आप समझिए, इस चीज को हम और आप डिस्कशन चाहे 1000 नहीं 1,00,000 कर लें, उसके बावजूद अगर हम सियासी तौर पर अपनी ताकत को सरकारों से मनवाने में पीछे रह गए तो आप समझ लिए चाहे जितना डिस्कशन करें काम करें। अब आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के, क्रीमी लेयर को लेकर के एक फैसला दिया, अभी आया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देकर। आप बताइए क्या हुआ, SC/ST कम्युनिटी ने क्या करा, जमकर विरोध करा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, ढकी छुपी बात नहीं, जम करके सड़कों पे बंद का, और मजबूर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वापस देखना पड़ेगा। ये ताकत अगर आपके अंदर सियासी तौर पर है, ये कुव्वत आपके अंदर सियासी तौर पे है और आपने सियासत को अपनी मजबूती के साथ पकड़ लिया, तो आप देखिएगा ये मसले चुटकियों के हैं जो सॉल्व हो जाएंगे। यूनिवर्सिटीज को आप देखेंगे 2005 से ज्यादा बहुत बड़ी हैं। जवाद भाई, मैं जहां तक समझता हूं, मैंने स्पेन की तारीख को पढ़ा है जी। स्पेन के अंदर 2 चीजें हुई। एक तो उलमा से मुसलमानों को बिल्कुल काट दिया गया था, काट दिया गया अपनी तदबीर के एतबार से। दूसरे, मुसलमानों के अंदर इतना एहसास कमतरी डाल दिया गया था कि मुसलमान नौजवान बच्चा, एक बुढ़िया औरत आती है, पूछते तेरा नाम क्या है, कि मेरा फला नाम है, कि अच्छा मुसलमान है, रुक जा मैं तुझे कत्ल करती हूँ। ये बड़ा मशहूर वाकया है, रुक जा मैं तुझे कत्ल करती हूँ। और उसके पास कत्ल करने के लिए कुछ नहीं था, तो वो उसने बोला उस नौजवान को कि तुम यहीं खड़ा रहे, मैं घर जाती हूँ, कत्ल करने के लिए तुझे कुछ लेके आती हूँ और तुझे मैं कत्ल करूंगी। तो वो बच्चा वहां से हिला नहीं, बुढ़िया गई, कत्ल करने का सामान लेके आई, उसको कत्ल कर दिया। तो मैं समझता हूँ, देखिए मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो सच्चर कमेटी और फला कमेटी ये जो बता रही है ना हमें कि भाई मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है, मैं उस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ जवाद भाई, मैं माफ कीजिएगा, मैं इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ कि मैं देखता हूँ अपने गांव में सियासी तौर पर हम कमजोर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन माशी तौर पर मुसलमान आज कमजोर नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है। मैं देखता हूं, मैंने जब मैं छोटा था 20-25 साल का, तो मेरे गांव में एक घर में सब्जी बन जाती थी, 3-4 घर के लोग थोड़ा थोड़ा लेके उससे काम चला लेते थे। आज मैं देख रहा हूं 15-20 साल से कोई सब्जी लेने नहीं आता किसी के यहाँ, कोई पूछता भी नहीं तेरे यहाँ क्या बना है। हर घर में सब्जी अच्छी बन रही है, हर घर में आदमी अच्छा खा रहा है, दावत का वो असर नहीं होता जो पहले 15-20 साल पहले होता था कि अच्छा भाई दावत है, चलो दावत में चलेंगे, अच्छा खाना खाए। अब वो चीज है नहीं। तो माशी तौर पर तो मुसलमान अब जो है कमजोर है नहीं, बिल्कुल ये वहम हमें मुसलमानों के दिल से निकालना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि सियासी तौर पर हम इसलिए कमजोर हैं क्योंकि हमने आजादी के बाद में से अब तक हिंदुओं को अपना सरगुरु माना है, अपना नेता माना है, और हम आपस में बटे रहे, एक दूसरे के डंडे झंडे को कबूल नहीं किया। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, इस पर बात हो सकती है। अजहरी साहब एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, देखिए वक्त भी माशाल्लाह हो गया करीब आधा घंटा जी, मैं आऊंगा जवाद भाई, बस अजहरी साहब से आखिरी पॉइंट ले लूं, फिर आपसे एक आखिरी पॉइंट लूंगा, आखिरी कमेंट लूंगा दोनों से। अजहरी साहब, मदरसे, जितने भी मदरसे हैं, ये जो एफिलेटेड मदरसे हैं, इनको छोड़कर जो हमारी ज़कात पर चलते हैं, मेरा अपना नजरिया ये है कि वो ज़कात को डायरेक्ट खा रहे हैं, उस्ताद भी और तलबा भी, जबकि डायरेक्ट ज़कात जो है माल का मैल कुचैल है। और मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि जैसा खाएगा अन्न वैसा बन जाएगा मन। तो जब हम डायरेक्ट ज़कात फितरा खिला रहे हैं बच्चों को और खुद भी खा रहे हैं, उस्ताद चंदा करके तमलीग करते हैं, वो भी हिलाए तमलीग है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और तमाम उलमा जानते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। तो क्या ये जो ज़कात हमारी मदरसों में जा रही है, ये ज़कात सही माने में अदा हो रही है लोगों को? आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही अभी। मैं इसमें ये जो आपने ये पॉइंट जो रखा है ला करके, अपने इलाके में हमने बरेली के इलाके में इस पर बहुत काम किया है और लोगों से बातें भी की है, और उलमा से हम लोग हर महीने एक बड़ी बैठक करते हैं
और इस पर हमने कहा, एक तो सबसे पहली बात ये ज़कात डायरेक्ट खिला रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे हमारे जो उलमा है, मतलब इस लाइन में जो बच्चे लोग भेजते हैं, 4 है किसी के बेटे, 4 में जो सबसे खराब बच्चा है उसको मदरसे की तरफ भेजते हैं आज की तारीख में। ये भी थोड़ी कड़वी बात है, हम लोग भी उसी लाइन के हैं। लेकिन जो घर में सबसे बेकार बच्चा देखने वाले में, बैठने उठने में है, जिसे बोलने का सही सलीका नहीं आता, उसको मदरसे में भेजते हैं। तो वो क्वालिटी भी तो आएगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं हम मुआशरे में परेशानियों का सबब बनता है ये। और जो जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसे लोग ज़कात देने वाला ज़कात दे करके भूल जाता है कि ज़कात हमारी कहाँ गई है, उसको भी इस चीज का इत्मीनान रखना चाहिए और यकीन करना चाहिए और उस पर नजर रखनी चाहिए कि हम जो ज़कात दे रहे हैं वो सही जगह जा रही है या नहीं। मतलब मदरसे ही क्यों लेंगे ज़कात, मदरसे अलग से भी पैसे लेकर के, चंदा से या लोगों की इमदाद से चल सकते हैं। जो हीले शरैया अपना करके जो ज़कात दी जा रही है, वो तरीका उलमा के नजदीक सही है, तो मैं भी उसको मान रहा हूँ। लेकिन मैं जो आज डायरेक्ट ज़कात बच्चों को दी जा रही है, खिलाई जा रही है, ये इंसाफ नहीं है और ये ऐसे ज़कात अदा होगी ही नहीं, ये मेरा मानना है। बहुत खूब, बहुत खूब। जवाद भाई, एक चीज आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने जैसे सियासी तौर पर मुसलमानों को कमजोर होने की बात की, मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ। आप मुझे ये चीज समझाइए कि हम अपनी अलग पार्टी तो बना नहीं सकते, क्योंकि हमने मुस्लिम लीग का हाल देखा है। हम मजलिस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का हाल देख रहे हैं कि लोग उनको क्या क्या ताने मारते हैं। तो ऐसा क्या हो कि मुसलमान सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत करे, ऐसा क्या लाहे अमल आपके जहन में है, क्या करना चाहिए? देखिए क्या है, हमारी हिंदुस्तान की जो तारीख है, जो लगातार आप देखेंगे लगभग 400-500 साल की जो तारीख देखेंगे, वो खास तौर पे सियासी दस्तूर जो रहा है वो आपकी आवाज चली गई जवाद भाई, म्यूट हो गया, शायद म्यूट हो गया आपका फोन, अनम्यूट कर लीजिए। दूसरे चैनल पे जाना है रशीद साहब से, मैं निकल जाऊं? जी बस इनका रिएक्शन लेकर खत्म कर रहे हैं। जी जवाद भाई, आवाज आ रही है? जी माफ करिएगा, मेरी कॉल आने लगी है ऑफिस से। जी हाँ, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि जो हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो सेकुलर जो पार्टीज हैं उनके साथ संवाद बना करके चलने के लिए जो है आपको ले करके लोगों को समझाना पड़ेगा और इस चीज को समझना भी पड़ेगा कि जो सेकुलर पार्टीज हमारे साथ खड़ी हैं, जो हमारे लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रही हैं, उनकी बहुत सी हो सकता है मजबूरियां हो, लेकिन अगर उनका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, वो ये इस चीज पे रहा है कि सबको साथ में लेकर के, अपनी साझी विरासत को साथ में लेकर के पॉलिटिकली जाए। हालांकि आप अपनी बात कितनी मनवा पाते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे वो खुद बहुत ज्यादा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनके अंदर एक खुदगर्जी रही। और ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे वो नहीं बैठे आकर के, वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे कि वो ये डिसाइड करते थे कि कौन से स्टेट का गवर्नर कौन बनेगा, कौन सी स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर कौन बन सकता है। इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोग रहे, उनको बाकायदा बनाया भी गया और बड़े बड़े ओहदे के ऊपर बैठाए रहे। हालांकि वो इस तरीके से काम नहीं कर पाए जिस तरीके से हमें उम्मीद थी। हालांकि उम्मीद हम और भी बेहतर लीडरान की कर सकते हैं, लेकिन हमें सेकुलर पार्टीज के साथ जो है वो मिलकर के चलना पड़ेगा। और हमें पता है कि किस तरीके से सियासत के अंदर आवाज को दबाया जा रहा है। तो हमारा मुस्तकबिल, मुझे जो लगता है, मेरी अपनी जो राय है, वो सेकुलर पार्टी के साथ ही चल सकती। मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, मेरी नजर में हिंदुस्तान में कई सारी पार्टियां हैं जो एक एक MP की पार्टी है। जैसे रामदास उठावले है, जीतन राम मांझी है, रामविलास पासवान भी अभी 6 पे पहुंचे, नहीं तो वो 1 या 2 रहते थे। इधर चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है, वो भी 1 आध सीट पर रहती है। और भी बहुत सारी कई सारी पार्टियां हैं जो 1 सीट पर रहते हुए भी सरकार के साथ भागीदारी में रहती हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम सेकुलर जमातों के साथ, सेकुलर जमात कोई नहीं है हमारे लिए, ये बात आप जहन में रख लीजिए। सेकुलर वर्ड सिर्फ हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए सेकुलर वर्ड नहीं है, इस बात को आप भूल जाइए। तो हम अपनी ताकत बनाने के लिए
अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें अपने ही एमपी पैदा करने पड़ेंगे और किसी न किसी अपनी मुस्लिम जमात को, मुस्लिम पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा। भले ही उसकी 1 सीट आए, उसकी 2 सीट आए, उसकी 4 सीट आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एमआईएम को सपोर्ट करें, मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपनी ताकत बनानी पड़ेगी और एक से शुरू करना पड़ेगा और हम 1 एमपी रहते हुए, 2 एमपी रहते हुए अपनी बातों को मनवा सकते हैं। बहरहाल हम शुरू हुए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो आया, तमाम लोग उससे खुश हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि वो सेकुलर हिंदू भी जो देश को बंटने नहीं देना चाहते, जो देश में बटो या कटोगे की राजनीति नहीं चाहते, जो देश में नफरत की राजनीति नहीं चाहते, जो देश को एक देखना चाहते हैं, अखंड देखना चाहते हैं, उन लोगों की नजर में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक फैसला है। मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे टॉपिक पर हम जमा होंगे और फिर मुसलमानों के लिए एक नई आवाज बनकर, एक नई बात लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।